Hello everyone, welcome to Achieve with Priyansh. I am Priyansh Singh, your biology educator. तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 बायोलॉजी का चैप्टर नंबर फर्स्ट दैट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इस चैप्टर में हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो सेल अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो हम सबसे पहले बात करेंगे सेल की, हम डिफिनेशन पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। सेकेंड हम पढ़ेंगे डिस्कवरी एंड द हिस्ट्री ऑफ द सेल। Third is unicellular and multicellular organism. Fourth is prokaryotic and eukaryotic cells. And fifth is the part of the cell. And last the cell division. तो ये टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। बट अगर हम बात करते हैं आज की वीडियो के बारे में तो हम इसमें कवर करने वाले हैं डिफिनीशन एंड डिस्कवरी एंड द हिस्ट्री ऑफ द सेल। एंड थर्ड इज यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेल के डिफिनेशन के बारे में कि सेल की डिफिनेशन क्या हो सकती है। तो नेक्स्ट इज हम पढ़ने वाले हैं सेल के डेफिनेशन। तो सेल की डेफिनेशन अगर बात करते हैं तो पहला डेफिनेशन हमारे पास यही आ जाता है कि सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल को क्या बोला गया? सेल को बोला गया फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। क्यों बोले गए सेल को फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ? क्योंकि सेल क्या है, हमारी बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। ये क्या है? हमारी बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है जो क्या करती है, सारी जो लाइफ प्रोसेस है उनको कैरी आउट करती है। जो भी लाइफ प्रोसेस है उनको क्या करती हैं, कैरी आउट करती हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं सच एज ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिक रिएक्शन या मेटाबॉलिज्म, ये सारी चीजें कौन परफॉर्म करते हैं हमारे पास? ये जो सेल है ये परफॉर्म करती हैं। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज वाई सेल इज कॉल्ड एज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। अगर हम सेकेंड डेफिनेशन की बात करते हैं तो सेल इज कॉल्ड एज द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल को बोला गया क्या चीज? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। क्यों बोला गया स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ? अगर हम बात करते हैं सेल, छोटे से छोटे ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, हम एक बैक्टीरिया से लेके और एक बड़े ऑर्गेनिज्म लाइक व्हेल या एलिफेंट की बातें करते हैं, तो ये सारी चीजें मिलके किससे बनी होती हैं? सेल से मिलके बनी होती हैं। इसीलिए हम क्या बोलते हैं? सेल इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ का मतलब क्या है? क्योंकि अभी हमने देखा कि सेल क्या कर रहा है, जो भी लाइफ प्रोसेस है, जो भी लाइफ प्रोसेस में रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जो भी बोल सकते हैं कि जो भी काम होता है, ठीक है, लाइक ग्रोथ की बात करते हैं, रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं, तो यानी कि जो भी फंक्शंस हैं बॉडी के, ठीक है, वो परफॉर्म करवा रहा है कौन? सेल परफॉर्म करवा रहे हैं। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन ऑफ लाइफ। थर्ड डेफिनेशन की अगर हम बात करते हैं सेल के, तो वो क्या होता है? थर्ड डेफिनेशन हम देखते हैं। थर्ड डेफिनेशन इज सेल इज कॉल्ड एज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। सेल को हमने क्या बोला? क्या? सेल इज कॉल्ड एज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ क्यों बोला गया? लाइक हम जानते हैं कि सेल से क्या बनता है, सेल से हमारे पास क्या बनता है? सेल से हमारे पास बनते हैं टिश्यू। अगर हम ग्रुपिंग कर दे सेल की तो उसको उससे हम क्या बना सकते हैं? टिश्यू बना सकते हैं। एंड टिश्यू से हमारे पास क्या बन जाएगा? ग्रुप ऑफ टिश्यू इज नोन एज ऑर्गन। ऑर्गन से हमारे पास क्या बन जाएगा? ऑर्गन सिस्टम बन जाएगा। और ऑर्गन सिस्टम से हमारे पास क्या बन जाएगा? ऑर्गेनिज्म। अब बिल्डिंग ब्लॉक क्यों बोला गया? लाइक अगर हम एक रियल लाइफ एग्जांपल समझते हैं, जैसे हम बात करते हैं कि अगर हमें कोई बिल्डिंग बनानी हो, एक घर बनाना, एक बिल्डिंग बनाना, तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले किसका यूज करते हैं? हम यूज करते हैं ब्रिक का। समझते हैं कंपेरिजन में सेल को क्या बोला गया? सेल इज कॉल्ड एज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। समझते? लाइक हमने देखा सेल क्या है? सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है जिससे क्या हो रहा है? एक ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो रहा है। वैसे अगर हम एक बिल्डिंग बनाए तो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या लगती है उसमें? ब्रिक्स, यानी कि जो उसमें ईंट होते हैं वो लगते हैं। अगर हम करते क्या चीज, जैसे हमने देखा सेल, सेल का हमने क्या किया? ग्रुपिंग किया तो क्या बन गया हमारे पास? टिश्यू। वैसे अगर हम बात करते हैं ब्रिक्स की, हम लोग ग्रुपिंग करते तो हमारे पास क्या बन जाएगा? एक वॉल बन जाएगी जिसको हम क्या बोलते हैं? दीवाल। ठीक है, तो एक वॉल बन जाएगा अच्छा सा। ठीक है, ऐसे ही हमने क्या किया? ग्रुप ऑफ टिश्यू किया तो हमारे पास क्या बना? ऑर्गन बना। ऐसे अगर हम बात करते हैं कि घर में क्या है, एक हमने एक दीवार बना दी, तो ऐसे अगर ग्रुपिंग करें तो हमारे पास क्या बन जाएगा? वो लगभग 4 दीवार बन जाएंगे, यानी कि बोल सकते हैं मेरा एक रूम तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि वॉल से क्या हो जाएगा वो, हम बोल सकते हैं कि इनकी अगर ग्रुपिंग कर दें तो ये लगभग 4 वॉल बन जाएंगे। ठीक है, और
अब हमको पता है ऑर्गन्स हमारे पास क्या बन गया, ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम क्या होते हैं, वो एक दूसरे से इंटरेक्शन रखते हैं, ठीक है, यानी कि आपस में क्या होते हैं, हर एक का फंक्शन क्या होता है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहता है, कहीं ना कहीं हम देखते हैं। वैसे ही अगर हम बात करते हैं कि जो फोर वॉल्स हैं, अगर हम चाहें इनको एक जगह कनेक्ट करना चाहें तो हम क्या करेंगे, छत पे, यानी कि अगर हम बात करते हैं रूफ, ठीक है, छत डाल देंगे उसके ऊपर, तो क्या बन जाएगा एक हमारे पास, ये बन जाएगा एक रूम। और इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं, ठीक है, डिफरेंट रूम कंबाइन कर दे, यानी कि बहुत सारे रूम अगर कंबाइन कर दे, ठीक है, तो हमारे पास क्या बन जाती है, एक बन जाती है हमारे पास बिल्डिंग्स, ठीक है। इसीलिए हमने क्या बोला, सेल इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। यानी कि अगर हम बात करते हैं सेल से क्या बना, जैसे हमने देखा, सेल से टिश्यू बना, टिश्यू से ऑर्गन से बना, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बना, ऑर्गन सिस्टम से क्या बन गया हमारे पास, ऑर्गेनिज्म बन गया। वैसे ही हमने यहाँ देखा ब्रिक, ब्रिक से क्या थे वॉल, वॉल से फोर वॉल, फिर रूम बना, तो क्या बन गया हमारे पास, एक बिल्डिंग बन गया। सो दैट इज व्हाई सेल इज कॉल्ड एज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। तो हमने सेल की तीन डेफिनेशन पढ़ी, तो कौन कौन सी, ठीक है, तो हमने सेल की डेफिनेशन कौन कौन सी पढ़ी। पहला हमने देखा, ठीक है, एक ये देखते हैं, सेल इज कॉल्ड एज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। एक हमने देखा, सेल इज कॉल्ड एज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। एंड थर्ड अगर हम बात करते हैं तो हम क्या बात है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब हम बात करने वाले हैं सेल डिस्कवरीज के बारे में। सबसे पहले किसने देखा, कहाँ देखा, कैसे देखा, इसके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, जो साइंटिस्ट था जिनका नाम क्या था, रॉबर्ट हुक, इन द ईयर 1665, इन्होंने ऑब्जर्व किया सेल्स को, कहाँ पे, इन अ थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क। इन्होंने क्या किया, ऑब्जर्व किया सेल्स को, किसमें, कॉर्क लिया, ठीक है, कॉर्क्स के जो कॉर्क लिया उसमें क्या किया, इन्होंने उसको ऑब्जर्व किया, और इन्होंने क्या देखा, इन्होंने देखा एक हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, जिसमें क्या छोटे छोटे हमें लेटर कंपार्टमेंट देखने को मिलेगा। हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, जैसे कि हम बात करते हैं, ये स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो ये क्या है, एक हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर हमें देखने को मिल रहा है, जिसमें छोटे छोटे क्या देखने को मिल रहा है, हमें कंपार्टमेंट देखने को मिले, और इन्हीं कंपार्टमेंट को रॉबर्ट हुक ने नाम क्या दिया, सेल दे दिया, ठीक है। समझते हैं, रॉबर्ट हुक इन द ईयर 1665 हुआ क्या, ये जो ट्री की बार्क होती है उसमें से कुछ सबस्टांसेस निकलते हैं जिनको हम बोलते हैं कॉर्क। तो उस कॉर्क को, यानी कि थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क को ऑब्जर्व किया माइक्रोस्कोप के अंदर, ठीक है। और जब उन्होंने उस थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क को ऑब्जर्व किया माइक्रोस्कोप के अंदर, तो उन्हें कुछ हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर्स देखने को मिले, और उन हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर्स में जो छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स देखने को मिले, उन्हीं उन्हीं को इन्होंने नाम क्या दे दिया, बोल दिया कि वही चीजें क्या है, सेल है। सेल अगर हम बात करते हैं, डेराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड, इसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है छोटे छोटे रूम्स, ठीक है, यानी कि कंपार्टमेंट की बात करते हैं, छोटे छोटे हम रूम्स की बातें करते हैं। तो इस तरीके से क्या हुआ, सबसे पहले सेल की डिस्कवरी हुई, और दिया किसने, डिस्कवर किसने किया, तो रॉबर्ट हुक, वो साइंटिस्ट है जिन्होंने क्या किया, सबसे पहली बार सेल की डिस्कवरी की, ठीक है। बट अब यहाँ पे हुआ क्या, इन्होंने जो सेल डिस्कवर किया, वो कैसा सेल डिस्कवर किया, वो एक डेड सेल था। इन्होंने कैसा सेल डिस्कवर किया, एक डेड सेल की डिस्कवरी की, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं, आगे भी कुछ चीजें होंगी, और आगे क्या किसी ने लिविंग सेल की डिस्कवरी की कि नहीं की, ठीक है, तो इसके लिए हम लोग नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं। तो लिविंग सेल की डिस्कवरी सबसे पहले किया किसने, इवे लेवेनहॉक ने, ठीक है, यानी कि एंटोन वॉन लेवेनहॉक ने किसकी डिस्कवरी की, लिविंग सेल की डिस्कवरी की। तो अब हम बात करते हैं कुछ अदर डिस्कवरीज के बारे में। जैसे कि हमने पहले देखा, रॉबर्ट हुक वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया, सेल की डिस्कवरी की, बट जो सेल उन्होंने डिस्कवर किया वो कैसी सेल थी, एक डेड सेल थी। अब हम बात करते हैं लिविंग सेल की डिस्कवरी कैसे हुई और किसने की, ठीक है। तो लिविंग सेल की जो डिस्कवरी हुई वो किसने किया, एवी लेवेनहॉक, वो साइंटिस्ट थे, इन द ईयर 1674 इन्होंने किसकी डिस्कवरी की, लिविंग सेल की डिस्कवरी की। कैसे किया इन्होंने, तो पॉन्ड वाटर लिया, और पॉन्ड वाटर को क्या किया इन्होंने, माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व किया, तो इनको कुछ मूवमेंट्स देखने को मिले, और इस तरीके से क्या हुआ, इन्होंने लिविंग सेल की डिस्कवरी की। सेकंड हम बात करते हैं, न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने किया, तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी करने वाला जो साइंटिस्ट है उनका नाम क्या था, रॉबर्ट ब्राउन, इन द ईयर 1831 इन्होंने डिस्कवर किया न्यूक्लियस। एंड लास्ट इज प्रोटोप्लास्ट, जो एक टर्म दिया था, किसने दिया था, प्रुकेंजन ने दिया था, इन द ईयर 1839। प्रोटोप्लास्ट क्या है, एक अगर हम बात करते हैं फ्लूइड सब्सटेंस होते हैं, तो ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इनसाइड द सेल हमें देखने को मिलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लास्ट। तो हमने तीन चीजें यहाँ देखी,
एवी लियोनोव ने क्या किया, लिव्ड सेल की डिस्कवरी की, रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की, एंड प्रोपेंजर ने क्या किया, प्रोटोप्लाज्म का डिस्कवरी किया। सेल थ्योरी क्या थी, किसने दिया? सबसे पहले आप पास एक साइंटिस्ट आता है जिनका नाम क्या होता है, स्लेडन। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला ऑल द प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल। इनका कहना ये था जितने भी प्लांट्स होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं, सेल से मिलकर बने होते हैं। बट इसी के एक साल बाद हमारे पास एक और साइंटिस्ट आते हैं, इनका नाम होता है सॉन, और उन्होंने ये बताया कि ऑल द प्लांट्स एंड द एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल। यानी कि इनका कहना यह था, स्लेडन ने बताया कि केवल प्लांट से क्या होते हैं, सेल से बने होते हैं। बट जब सॉन आए आफ्टर 1 ईयर यानी कि इन 1839, तो इन्होंने क्या बोला कि जो प्लांट्स होते हैं एज वेल एज एनिमल्स दोनों ही किससे मिलकर बने होते हैं, सेल से मिलकर बने होते हैं, और सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। और इन्होंने क्या होता है, सेल क्या होता है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होते हैं। इसको हमने क्या बोला, सेल थ्योरी बोला। इसमें क्या था, दो साइंटिस्ट थे, स्लेडन एंड सॉन। इन दोनों ने कंबाइनली क्या दिया, एक थ्योरी थी जिसको नाम क्या बोला गया, सेल थ्योरी बोला गया, जिसमें स्लेडन ने बताया कि ऑल द प्लांट्स आर कंपोज ऑफ द सेल। बट जब सॉन आते हैं इन द 1839, इन्होंने बताया कि जो प्लांट्स है एज वेल एज जो एनिमल है दोनों किससे मिलकर बने होते हैं, सेल से मिलकर बने होते हैं। एंड देन फर्दर क्या होता है, आफ्टर 15 ईयर एक और साइंटिस्ट आते हैं जो क्या करते हैं, इस सेल थ्योरी को एक्सपैंड कर देते हैं, और उनका नाम क्या होता है, उनका नाम होता है रुडोल्फ बर्चो, जिन्होंने क्या दिया, मॉडिफाइड सेल थ्योरी दी। और इन्होंने क्या बोला कि ऑल द सेल्स आर अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। यानी कि इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया जो क्या था, ओमनी सेलुला ई सेलुला, जिसका मतलब क्या था कि जितने भी पुरानी सेल्स हैं, ठीक है, सॉरी, जितनी भी नई सेल्स हैं वो कहां से राइज करें, यहाँ पास पुरानी सेल से राइज करें, यानी कि ऑल द सेल्स आर अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, एंड ऑल द प्लांट्स और एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल, जो कि यहाँ पर सेल थ्योरी का पहले से था। ठीक है, तो इस दोनों थ्योरीज को कंबाइन कर दिया गया और इसको क्या बोल दिया, मॉडिफाइड सेल थ्योरी। तो अगर हम बात करते हैं सेल थ्योरी किसने दी, तो यहाँ पे तीन साइंटिस्ट का हमें रोल देखने को मिलेगा। फर्स्ट इज स्लेडन, एंड सेकंड इज सॉन, एंड थर्ड इज रुडोल्फ बर्चो। स्लेडन इन द ईयर 1838 इन्होंने बताया कि जो प्लांट्स होते हैं वो सेल से मिलकर बने होते हैं। इन 1839 सॉन आते हैं और उन्होंने क्या किया, उस थ्योरी का भी लिया, यानी कि प्लांट्स वाला जो पार्ट था वो भी लिया, और साथ में क्या किया, एनिमल्स को कंबाइन कर दिया, और ये बोला कि ऑल द प्लांट्स एंड द एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। यानी कि जो प्लांट्स है और एनिमल्स वो सारी चीजें मिलकर किससे बनी होती है, सेल से मिलकर बनी होती है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। इन्होंने क्या बोला, जो सेल क्या है, एक बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, जो कि हम लोग ने अभी सबसे पहले सेल की डेफिनेशन में पढ़ा था कि सेल क्या होता है, एक बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ होता है। और इसी सेल थ्योरी को क्या किया, मॉडिफाई किया, किसने, साइंटिस्ट जिनका नाम था रुडोल्फ बर्चो इन द 1855, और उन्होंने क्या बोला कि ऑल द सेल्स आर अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स एंड ऑल द एनिमल्स एंड प्लांट्स आर मेड अप ऑफ द सेल्स। तो ये था हमारे पास सेल थ्योरी। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले डिफरेंस बिटवीन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की जब हम बात करते हैं तो कह रहा ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ और कंपोज ऑफ द सिंगल सेल्स। जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो किससे बने होते हैं, एक सिंगल सेल से बने होते हैं। यूनि का मतलब ही क्या होता है, सिंगल होता है, यानी कि यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म होंगे वो एक सेल से बने होते हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में, तो यहाँ पे हमें क्या देखने मिलेगा, ऑर्गेनिज्म आर कंपोज ऑफ मैनी सेल्स। जो ऑर्गेनिज्म क्या है, बहुत सारे सेल से मिलकर बना होता है। मल्टी का मतलब ही क्या होता है, मैनी सेल्स। और यहाँ पे हमें क्या देखने मिलेगा, अ सिंगल सेल कैरीज आउट ऑल द लाइफ प्रोसेस। यहाँ पे एक सिंगल सेल होगी जो जितने भी लाइफ प्रोसेस है, यानी कि ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन, जो भी सारी चीजें अगर हम बात करते हैं, वहां पे क्या होगा, एक सिंगल सेल सारी चीजें परफॉर्म कर रहा होगा। बट अगर हम बात करते हैं मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे क्या होंगे, मैनी सेल्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, यानी कि एक्सक्रीशन के लिए कुछ अलग सेल्स होंगी, न्यूट्रिशन के लिए कुछ अलग सेल्स होंगे, रेस्पिरेशन के लिए कुछ अलग सेल्स हमें देखने को मिलेंगे, यानी कि अलग अलग सेल्स हमें क्या होंगे, अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हुए देखने को मिलेंगे। थर्ड इज डिवीजन ऑफ लेबर सीन ओनली एट ऑर्गेनल लेवल। अगर हम बात करते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो यहाँ पे क्या होता है, डिवीजन ऑफ लेबर होता तो है, लेकिन कहाँ पे, केवल ऑर्गेनल लेवल पे हमें देखने को मिलेगा, यानी कि सेलुलर लेवल पे हमें देखने को ये मिलते नहीं है। वहीं अगर हम बात करते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में, तो यहाँ पे क्या होगा, डिवीजन ऑफ लेबर प्रेजेंट एट द सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। यानी कि हमें सेलुलर लेवल पे देखने को मिलेगा, टिश्यू लेवल पे भी देखने को मिलेगा, ऑर्गन लेवल पे भी देखने को मिलेगा, एज वेल एज ऑर्गन सिस्टम लेवल पे भी हमें डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिलता है। अब क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, डिवीजन ऑफ लेबर एब्सेंट बोल सकते हैं, ठीक है, एब्सेंट ही होता है अगर हम बात करते हैं सेल या टिश्यू या ऑर्गन सिस्टम लेवल पे। तो इसलिए इनकी क्या होती है, लाइफ स्पेन कैसे होती है, बहुत ज्यादा शॉर्ट होती है। वहीं अगर हम बात करते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो इनकी लाइफ स्पेन क्या होती है, काफी लॉन्ग होती है। अब लाइफ स्पैन शॉर्ट लॉन्ग का मतलब क्या है, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे क्या है, अगर हम बात करते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर,
तो यहाँ पे क्या है, एक सिंगल सेल है जो सारी चीजें परफॉर्म कर रहा है। अब जैसे अगर हम बात करते हैं कि स्कूल की बात करते हैं, ठीक है, अब स्कूल में क्या होता है, हम क्या करते हैं, एक सब्जेक्ट, हर एक सब्जेक्ट के लिए क्या करते हैं, अलग अलग टीचर्स लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो जब वहां पे अलग अलग टीचर अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ा तो क्या आ रहा है, वर्कलोड इसके ऊपर कम पड़ रहा है, जैसा कि हमने देखा मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म के अंदर। बट अगर हम यही कर दें कि जो एक ही टीचर हो, ठीक है, वो सारे सब्जेक्ट को कवर करे, तो अब उस केस में क्या होगा, वो जल्दी थक भी जाएगा, ठीक है, और वर्कलोड इसके ऊपर क्या होगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, वो ज्यादा ड्यूरेबल नहीं होगा, ठीक है। तो वैसे ही हमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर देखने को मिलता है, यहाँ पे क्या है, एक ही सेल है जो सारे फंक्शन परफॉर्म कर रही है, जिसकी वजह से क्या होता है, इनकी लाइफ स्पैन क्या होती है, काफी कम हो जाता है। और वहीं अगर हम बात करते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो ऐसा हमें देखने को नहीं मिलता है, इसकी वजह से क्या होता है, इनकी लाइफ स्पैन क्या होती है, काफी लॉन्ग होती है। शेप्स ऑफ द सेल एनसीईआरटी में क्या है, कुछ फिगर्स दिए गए हैं, ठीक है, जैसे हम बात करते हैं स्मूथ मसल्स के फिगर दिए गए, ब्लड सेल्स की बात करते हैं, नर्व सेल, ओवम, स्पर्म, बोन सेल्स एंड फैट सेल्स, ये कुछ डायग्राम एनसीईआरटी के अंदर दिए गए हैं। इसकी शेप की अगर हम बात करते हैं, स्मूथ मसल्स की जो शेप होती है कैसे होती है, या तो इलांगेटेड शेप होंगे या तो कैसे होंगे, स्पिंडल शेप के। ब्लड सेल्स की बात करते हैं तो हमें डिश शेप देखने को मिला होगा, ठीक है, जैसे कि हम बात करते हैं आविशी वगैरह के बारे में, ठीक है। नर्व सेल्स की बात करते हैं तो हमें ब्रांच स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे। वहीं अगर हम बात करते हैं ओवम के बारे में, तो हमें स्फेरिकल शेप देखने को मिल रहा है। स्पर्म की बात करते हैं तो हमें स्ट्रीमलाइन शेप देखने को मिल रहा है। बोन सेल्स की बात करते हैं तो हमें स्टार शेप देखने को मिल रहा है। और अगर हम बात करते हैं फैट सेल के बारे में, तो हमें राउंड या स्फेरिकल शेप देखने को यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें याद होनी चाहिए कि स्मूथ मसल्स की शेप कैसी है, ठीक है, ब्लड सेल की शेप कैसी है, नर्व सेल की शेप कैसी है। अब शेप इनके क्या है, डिपेंड करता है कि किस तरीके से फंक्शन परफॉर्म करें, कहाँ पे पोजीशन के इनकी कैसी है, कहाँ पे पाए जाते हैं, उसके हिसाब से क्या होता है, इनके जो शेप होते हैं वो अलग अलग हमें देखने को मिलते हैं।